आइए शुरू करते हैं आज की इस समरी को, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी अकेले पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर हैं और हजारों लोगों की नजरें सिर्फ आप पर टिकी हो? क्या आप भी कोई स्पीच देने से पहले थोड़ा नर्वस फील करते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये बुक पढ़ कर के देखिए, क्योंकि ये किताब आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए निकाल देगी। अब जरा सोच कर देखिए कि आपको स्कूल के एक इवेंट में कुछ बोलना है। अब इस बात के पूरे चांसेस है कि आप ये सोच कर के टेंशन में आ जाएंगे कि किस टॉपिक पर बोलना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक चूज करने से लेकर के स्पीच डिलीवर करने के मेथड तक हर चीज में ये किताब आपकी पूरी मदद करेगी। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीने छूटते हैं। इस बुक में उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिन्हें पढ़कर के आप भी एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स लिए गए हैं और हर चैप्टर के एंड में कुछ सवाल और एक्सरसाइजेस भी दी गई है जो आपको जानने में हेल्प करेंगे कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया। और आपको और गाइडेंस देने के लिए हर चैप्टर के अंदर कुछ पैसेजेस भी है जिन्हें आप मेन टॉपिक के एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर अवॉइड ना करें, क्योंकि हर चैप्टर में एक लेसन है और अलग यूज है। तो ये तो हुई किताब की बात। अब आइए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, यानी कि एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। कहने का मतलब ये कि हमें बोलते हुए कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बाल कैसे हैं, शूज तो ठीक दिख रहे हैं ना, ये कपड़े तो ठीक है ना, ये सोच करके ही अक्सर हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जज करेंगे, ये ख्याल हमेशा हमारे मन में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस डर को खुद पर हावी होने देना चाहिए? अब सवाल है कि इस डर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ऐसा तो होता है। तो जवाब इसका ये है, फेस इट, इसे फेस कीजिए, यानी कि डर का सामना कीजिए। आपको ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यहीं से शुरू होती है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही है, ये सोच करके ही आप नर्वस होने लगते हैं, राइट? तो इस डर से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना हो सके उतना पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद जल्दी ही आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसीलिए जितना हो सके पब्लिक के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके अंदर का डर खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि पहली कोशिश में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पहली बार में सबसे गलती होती है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अगली बार बेहतर कर सके। दुनिया के बेस्ट मास्टर स्पीकर्स में से एक डेनियल वेबस्टर अपनी फर्स्ट स्पीच के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि वो स्पीच को बीच में ही छोड़कर वापस अपनी सीट पर जा बैठे थे। तो इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बात करनी है, ना कि दीवार पर लटकी उस घड़ी से और ना ही उस प्लेटफॉर्म से जिस पर आप खड़े हैं। तो इस बात पर कंसंट्रेट कीजिए कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके आगे सेकंड स्टेप की बात करें तो जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी करके आइए। अपनी स्पीच को अच्छे से याद कीजिए। एक खाली दिमाग के साथ प्लेटफॉर्म पर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जब आपका माइंड खाली होता है तो आप दूसरी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि मेरे बाल ठीक तो लग रहे हैं ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, अगर मैं फेल हो गई तो, कुछ फंबल मार दिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास स्पीच रेडी होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च की हो, स्टडी किया हो। जाहिर सी बात है, आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप खुद फेमिलियर नहीं है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिए। आगे थर्ड स्टेप आता है, आफ्टर हैविंग सक्सेस एक्सेप्ट इट,
यानी सक्सेसफुल होने के बाद इसकी एक्सपेक्टेशन भी करो। जैसे कि डिनर पार्टी में वॉशिंगटन इरविंग ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डिफेंस को इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स डिफेंस स्पीच दे रहे थे कि अचानक बीच में ही वो रुक गए। उन्हें इतनी शर्म आई कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। वो साइड में बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ मुड़े और बोले, मैंने बोला था ना मुझसे नहीं होगा, देखा मैं फेल हो गया। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आप सोचेंगे कि आपसे नहीं होगा तो डेफिनेटली पक्की बात है आप फेल हो जाओगे। इसके आगे चौथे स्टेप की बात करते हैं, अज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस। यानी कि आपको इमेजिन करना है कि ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स होता है, तो या तो आप में या आपकी ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आपकी ऑडियंस भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसीलिए ये सोचिए कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो। एकदम नॉर्मल और शांत रहिए और चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारिए। आगे फिफ्थ और पांचवा लास्ट स्टेप है, जल्दीबाजी ना करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जितना हो सके कूल रहिए, शांत रहिए। जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से चलिए। जब आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते थे। तो याद रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हो, ये भरोसा रखिए और अपने डर को दूर भगाकर खुद पे विश्वास। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जो कहता है द सिन ऑफ मोनोटनी। आइए इसे समझते हैं। टाइम के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चेंजेस आए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ वर्ड्स के एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड हो गए हैं जो पहले नहीं थे। जैसे कि लैक ऑफ वेरिएशन और रेपिटेशियस या डल को अब मोनोटोनस बोला जाता है। तो मोनोटोनस स्पीकर स्पीच के शुरू से लेकर के एंड तक एक ही टोन में बोलता है। यही नहीं, वो अपनी पूरी की पूरी स्पीच में सेम स्पीड और सेम एक्सप्रेशन देता है। कितना बोरिंग है ना, राइट? तो मोनोटनी एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्पीकर्स करते हैं। ऐसा स्पीकर एक थॉट को दूसरे से अलग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसकी बोली हुई हर बात एकदम सेम लगती है। जहां उसे जोर देना होता है वहां भी सेम टोन होती है। तो इससे होता ये है कि ऑडियंस बोर होने लगती है, स्पीच में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई आपके पास आकर बोले कि आपकी स्पीच मोनोटोनस लगी तो बुरा मत मानो, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखिए और सुधार लाने की कोशिश कीजिए। और स्पीच देते टाइम उन वर्ड्स या फ्रेजेस पर ज्यादा जोर दीजिए जो आप ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहते हैं। और जहां जरूरत हो वहां पर अपनी टोन के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटनी हमारे लिमिटेशन शो कराता है। ये हमें बताता है कि हमें और कितना सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। मोनोटनी और गरीबी एक जैसी चीज है। डिपेंड करता है कि आपको इस गरीबी से छुटकारा पाना है या नहीं। सोचिए, डिसाइड कीजिए। अपनी स्पीच में वैरायटी इंक्रीज करने के कुछ और तरीके सोचिए। स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरिंग नहीं। जैसे कि एक ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ खास कीज मालूम होते हैं जिससे वो हार्मनी कंट्रोल करता है। एक कारपेंटर के पास स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक ऐसे ही स्पीकर भी ना कुछ ऐसा ही होता है। उसके पास भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच की मोनोटनी को कंट्रोल कर सकता है। उसे मालूम है कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और कैसे अपनी ऑडियंस की बिलीफ्स को गाइड करना है। तो स्पीच में वेरिएशन देना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज है। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। या तो अकेले में कीजिए या फिर ऑडियंस के सामने कीजिए। अगर ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पर सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कमी है। नेचुरल वे में बोलना थोड़ा बोरिंग लगता है, इसीलिए थोड़ा सा ड्रामा आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने हार्डवर्क से आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक स्पीकर के तौर पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं 3rd चैप्टर की, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन।
मतलब ये कि कोई स्पीकर जब स्पीच देते टाइम डिफरेंट टोन यूज करे या किसी रैंडम सेंटेंस पर जोर दे तो जरूरी नहीं कि उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। अब जैसे कि इस सेंटेंस को ले लीजिए, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब यहाँ पर आप डेस्टिनी वर्ड पे जोर देंगे क्योंकि ये आपकी बात का मेन आइडिया है। फिर आप नोट पर जोर देंगे क्योंकि ये बताने के लिए कि डेस्टिनी एक चांस की बात है। लेकिन आपको चांस वर्ड पर भी जोर देना होगा क्योंकि ये आपके सेंटेंस का दूसरा प्रिंसिपल आइडिया है। अब आप पूछेंगे कि चांस पे क्यों जोर देना है, तो जवाब ये है कि ये चॉइस का कॉन्ट्रास्ट है और इससे दो कंट्रास्टिंग बातों पर जोर दिया जा रहा है। अब आप स्क्रीन पर इन दोनों सेंटेंस को पढ़िए और कैपिटल लेटर में लिखे वर्ड्स पर जोर देकर बोलिए, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। और दूसरे सेंटेंस की बात करें तो डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक एवरेज स्पीकर फर्स्ट सेंटेंस में उन वर्ड्स पर उतना ही जोर देगा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एम्फेसिस और सब ऑर्डिनेशन में एफिशिएंट है तो आप सेकंड सेंटेंस पे जोर देकर बोलेंगे और ऑडियंस को वो वर्ड्स लाउड एंड क्लियर वे में याद रहेंगे। इस चैप्टर में एम्फेसिस का सिर्फ एक फॉर्म बताया गया है और वो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे ज्यादा जोर देना और अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स पे कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। एक स्पीकर को ये समझना होगा कि एम्फेसिस का कोई परमानेंट रूल नहीं है, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पे जोर देना है और किस पर नहीं। तो ये स्पीकर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है और जरूरी नहीं कि हर स्पीकर सेम इंटरप्रेट करे। इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये बताना मुश्किल है, बस हमारे माइंड में ये प्रिंसिपल रहना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे चैप्टर की, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। जी हाँ, मतलब ये कि वॉइस टोन की हाई या लो डिग्री को और उसकी वेरिएशन को पिच बोलते हैं। पिच को हम पब्लिक स्पीकिंग में एक एक्सक्लेमेशन के तौर पर अप्लाई करके यूज करते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी स्पीच के अंदर वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में पिच को एफिशिएंटली चेंज करना है। थॉट के हर चेंज के साथ वॉइस चेंज की भी जरूरत पड़ती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। जब स्पीकर पिच चेंज का रूल फॉलो करता है तो स्पीच में एक गुड वॉइस वेरिएशन आती है। हालांकि कुछ लोग इसे बड़े अनइफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। तो बिगनर्स यानी कि नए सीखने वालों और प्रोफेशनल में चेंजिंग ऑफ पिच डिफरेंट होती है, खास करके जब उन्हें स्पीच याद हो। पिच के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे एक पियानो होता है, पियानो में कई सारी कीज होती है और हर एक की एक अलग टोन या पिच होती है। तो यही हमारी आवाज के साथ भी है। हम अपनी स्पीच के अंदर वेरिएशन देने के लिए कई सारी टोन्स यूज कर सकते हैं और पिच भी लगातार चेंज होती रहती है। अब जैसे कि एक बच्चे को ही देख लीजिए, बच्चा मोनोटोनसली बात नहीं करता, यहाँ तक कि बड़े लोग भी डिफरेंट वेरिएशन में बोलते हैं। कभी बर्ड्स की चर्पिंग को आपने ध्यान से सुना है? इनकी आवाज कितनी प्यारी लगती है। इनकी वॉइस टोन बदलती रहती है, फिर भी हमें अच्छी लगती है। तो पिच चेंजिंग से भी हम एम्फेसिस कर सकते हैं, यानी किसी वर्ड को एक खास तरीके से बोलकर सुनने वालों का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप उनकी अटेंशन लेने के लिए अपनी वॉइस पिच को एक खास डिग्री में चेंज कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, ये हाई पिच में है, मुझे नहीं पता, ये लो पिच में है। तो अपनी वॉइस पिच में अचानक चेंज लाकर आप अपनी स्पीच के कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस पर जोर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पिच बहुत हाई या लो ना हो जाए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पांचवें चैप्टर की तरफ, जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। जी हाँ, चलते वक्त, भागते वक्त या मूव करते टाइम जो कंसिस्टेंसी रहती है उसे हम पेस बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पेस का मतलब है टेम्पो। टेम्पो रेट ऑफ मूवमेंट है। 1 मिनट के 600 में जब कोई गन शूट करती है तो वो फास्ट टेम्पो है, और एक ओल्ड मजल होल्डर जिसे लोड करने में 3 मिनट लगते हैं स्लो टेम्पो में शूट करता है। और म्यूजिशियंस उस टेम्पो से फेमिलियर होते हैं जिस स्पीड पर म्यूजिक का कोई पैसेज प्ले किया जाता है। टेम्पो चेंजिंग से डिलीवरी में नेचुरलनेस आती है और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस बहुत जरूरी है।
टेम्पो में चेंज लाते रहने से आप अपनी स्पीच डिलीवरी को नेचुरल बना सकते हैं। जैसे कि मिस मार्गरेट के स्टेज मैनेजर मिस्टर होवार्ड लिंडसे ने कहा था कि चेंज ऑफ पेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है और किसी भी स्पीकर के लिए इस टूल को अचीव करके यूज करना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एक स्पीकर जब बोलते हुए अपना पेस चेंज करता है तो नेचुरलनेस साफ देखी जा सकती है और टेम्पो चेंज करने से आप एम्फेसिस भी ला सकते हैं। टेम्पो को अगर अचानक चेंज करेंगे तो ऑडियंस को तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप अपनी ऑडियंस के सामने कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, कुछ बहुत ही खास उन्हें बताना चाहते हैं, तो टेम्पो को तुरंत चेंज कर दीजिए। लोग एकदम से आपका पॉइंट नोटिस कर लेंगे, मगर आपको इसके लिए टेम्पो रेगुलेटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, वरना आपकी मूवमेंट ज्यादा फास्ट हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर स्पीकर्स यही सेम गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन चीजों को सीखने में वक्त लगता है, इसलिए टेक योर टाइम और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और इन्हीं सारी प्रैक्टिस के साथ आगे एक छठे चैप्टर की बात करते हैं जो कहता है पॉज एंड पावर। मतलब ये कि पॉज और स्टम्बलिंग में फर्क होता है। पब्लिक स्पीकिंग में बड़ी ही ग्रेसफुली पॉज लिया जाता है। स्टम्बलिंग अलग चीज है, जब आप स्पीच देते टाइम किसी वर्ड पे अटक जाते हो या गलत ढंग से बोलते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग में पॉजिंग भी काफी मैटर करती है। आपकी स्पीच पर इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस से पहले या बाद में पॉज लेना पड़ता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर आप लाइंस के बीच में पॉज लेते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन कई न्यू स्पीकर्स काफी लंबा पॉज लेने की गलती करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एफिशिएंट पॉजिंग के एक या चारों रिजल्ट कैसे अचीव किए जाते हैं, ये आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। स्पीच के दौरान पॉज लेना स्पीकर को अगले मेजर आइडिया डिलीवर करने की फोर्स देता है। जब स्ट्रॉन्ग फ्लो की जरूरत होती है तो पॉज लिया जाता है। जैसे कि किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है, वरना हार पक्की है। एक स्पीकर के थॉट उसके ऑडियंस के माइंड में नहीं भरे होते, स्पीकर को उन्हें बताना पड़ता है। इसलिए आप पॉज लेते हैं, फिर फोर्स के साथ एक नया आइडिया ऑडियंस के सामने रखते हैं। तो जब स्पीकर बोलते टाइम पॉज लेता है तो उसकी ऑडियंस भी मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बार कहा था कि ये पूरा यूनिवर्स मोशन में रहता है और हर परफेक्ट मोशन एक रिदम है। रिदम का एक पार्ट रेस्ट भी है, आराम भी है। रेस्ट के बाद फिर एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे कि सीजन चेंज होता है, जैसे सांस आती जाती है, जैसे कि हार्ट बीट चलती है। ठीक इसी तरीके से हर मोशन के बीच में एक पॉज जरूरी है। तो आप भी जब स्पीच में पॉज लेते हो तो आपकी ऑडियंस को भी एक रेस्ट मिलता है, जो आपने कहा उस पर सोचने का मौका मिलता है, क्योंकि लगातार स्पीच सुनने से ऑडियंस का माइंड थक जाएगा, फिर उन्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे और आपकी बात क्लियरली उन तक पहुंच नहीं पाएगी। पॉज एक तरह का सस्पेंस भी क्रिएट करता है। सुनने वालों को इंतजार रहता है कि अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपकी पब्लिक बेसब्री से आपकी अगली लाइंस का इंतजार करती है, इसीलिए थोड़ा पॉज लेकर उन्हें वेट करने दे। वैसे आपने देखा होगा कि अक्सर शेरलॉक होम्स की स्टोरी पढ़ते टाइम हम कितनी क्यूरियस हो जाते हैं। जब तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती आप स्टोरी पढ़ना नहीं छोड़ते, लेकिन अगर मिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाए तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप पूरी बुक क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए पॉजिंग को हम सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। अनस्किल्ड स्पीकर्स अपनी ऑडियंस के सामने सिर्फ फ्लैट वर्ड्स रखते हैं, उनकी स्पीच में कोई एक्सप्रेशन या एंटरटेनमेंट नहीं होता। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्पीकर्स के बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है। आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से स्पीच डिलीवरी करते हैं, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। हर बड़े आइडिया के बाद पॉज देना जरूरी होता है, ताकि वो आइडिया ऑडियंस के माइंड में फिट हो जाए। जो लोग एक ही स्पीड में फटाफट अपनी बात खत्म कर लेते हैं, उनकी स्पीच किसी को याद नहीं रहती। जैसे बारिश एकदम तेजी से आकर बरस जाए तो फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसीलिए पॉज लेकर अपनी बातों को कहो, खासकर तब जब आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस में लाना हो। टाइम लीजिए और ऑडियंस को भी टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस कहीं भाग नहीं रही। वैसे इस पॉइंट का रखिएगा। आगे बात करते हैं 7वें चैप्टर की,
जो कहता है एफिशिएंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन। आइए इसे समझते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब है वॉइस पिच का मॉड्यूलेशन। हमने चैप्टर 4 में चेंज ऑफ पिच की इंपॉर्टेंस बताई थी, तो अब हम बताते हैं कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। रैंडम वर्ड्स आपकी स्पीच को काफी बोरिंग बना देते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड कीजिए जो वर्ड्स को एक डीप मीनिंग देते हो। 2 तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। इन दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूलेशन के कई और वेरिएशन क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस को नोटिस में लाने के लिए वॉइस पिच चेंज कर लेते हैं। अब जरा ये पढ़िए, ओह ही इज ऑल राइट, वो एकदम ठीक है। देखा, पोलाइट डाउट या जहां अनसर्टेनिटी के लिए कैसे राइजिंग इन्फ्लेक्शन यूज किया गया। अब नोट कीजिए कि कैसे सेम वर्ड्स एक फॉलिंग इन्फ्लेक्शन के साथ जोरदार तारीफ को एक्सप्रेस करते हैं। वैसे एक और एग्जांपल है जहां पर आप इन्फ्लेक्शन का डिफरेंस देख सकते हैं। 2 सिचुएशन है। एक में आप किसी इमेजिनरी पर्सन को गुड बाय बोल रहे हो, जिससे आप कल फिर से मिलने के बारे में सोच रहे हो, और दूसरा जहां पर आप एक पुराने दोस्त को गुड बाय बोल रहे हो, जिससे आप शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे कि आपको ओवर इन्फ्लेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा अनप्लीजेंट और अननेचुरल हो जाएगा। सेम चीज आपको इस चैप्टर के खत्म होने पर रिमाइंड कराई जाएगी। प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस को सुनो और इस बुक में दिए गए टिप्स की हेल्प से अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करो। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जो कहता है कॉन्सेंट्रेशन इन डिलीवरी। मतलब ये कि अपने हाथों से एक सर्कुलर मोशन बनाइए और साथ ही अपने पैरों से एक रेक्टेंगुलर मोशन बनाने की भी कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स ये काफी मुश्किल है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप अपने हाथ और पैरों को 2 अलग अलग मोशन में नहीं चला पाएंगे। बस यही सेम गलती अक्सर स्पीकर्स भी करते हैं। उनकी पहली बात अभी पूरी भी नहीं होती है कि वो दूसरी के बारे में सोचने लगते हैं। फिर होता क्या है कि उनका कंसंट्रेशन फेल हो जाता है। स्पीच स्टार्टिंग में तो सही चलती है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। किसी भी वेल प्रिपेयर्ड स्पीच में जिन वर्ड्स पर जोर देना होता है वो अक्सर सेंटेंस के एंड में आते हैं, लेकिन जब स्पीकर इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोले बिना ही अगली लाइन के बारे में सोचने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन ढीला पड़ जाता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी सेंटेंस को बोलते टाइम उसके अगले सेंटेंस के बारे में ना सोचे। जो आप बोल रहे हो सारा फोकस उसी पर रखिए। अगला सेंटेंस खुद आ जाएगा और साथ ही बीच बीच में पॉज लेते रहिए कि अब आगे क्या बोलना है, लेकिन करंट सेंटेंस पर भी फोकस रखिए। वैसे आपने देखा होगा कि रटी रटाई स्पीच सुनना कितना बोरिंग होता है। एक स्किलफुल स्पीकर के वर्ड्स हर बार बोलते टाइम दोबारा जन्म लेते हैं, उनमें एक नई जान होती है, इसीलिए लोग पूरे एंथुसियाज्म से सुनते हैं। वर्ड्स की फीलिंग्स लूज ना करें, जो भी बोले दिल से बोले, तभी आपके वर्ड्स ऑडियंस के माइंड में लंबे टाइम तक रह पाएंगे। अगर आप किसी ऐसी चीज पर कंसंट्रेट करते हो जो आपको हर्ट कर रही है तो आपको ज्यादा दुख होगा। इसीलिए प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, जो आप बोल रहे हैं उसी पर पूरा फोकस रखें, फालतू की बातों को माइंड से हटा दीजिए। और इसी पॉइंट के साथ आगे बात करते हैं 90वें चैप्टर की, जो है फोर्स यानी कि बल। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। हम इनर और आउटर फोर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। इनमें से एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। एक स्पिरिचुअल है तो दूसरा फिजिकल। इसीलिए इसे ह्यूमन फोर्स और फिजिकल फोर्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। नेचर का लाउडनेस फोर्स नहीं है, हालांकि फोर्स कभी कभी नॉइज से भी होता है। स्पीच में जोर जोर से वर्ड्स बोलकर आप उसे गुड या रिमार्केबल नहीं बना सकते। हालांकि कई बार किसी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें ऊंची आवाज का भी सहारा लेना पड़ता है। फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे कुछ भी हो सकता है। ऑडियंस अलर्ट हो जाएगी कि स्पीकर क्या बोल रहा है, लेकिन फोर्स अचीव करने के लिए आपको खुद को लूज रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि आदमी खुद ही फाइनल फैक्टर है, वो खुद ही अपने फ्यूल का सप्लायर है और इस आग को हवा देती है आपकी ऑडियंस या खुद स्पीकर। लेकिन अगर आपके अंदर फोर्स नहीं होगी तो आग कहाँ से पैदा होगी? तो इस चैप्टर में फोर्स के 4 फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं जो आपके कंट्रोल में है। आइडियाज, सब्जेक्ट के बारे में फीलिंग्स, वर्डिंग और डिलीवरी। इस बुक में हमने इन चारों के बारे में डिस्कस किया है। अच्छे वर्ड्स चॉइस से भी स्पीच में फोर्स आती है।
प्लेन वर्ड्स ज्यादा फोर्सफुल होते हैं उन वर्ड्स के मुकाबले जो कम यूज होते हैं। शॉर्ट वर्ड्स लॉन्ग वर्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स जनरल वर्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अपनी स्पीच में अगर आप सोच समझकर वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो उससे भी आपकी स्पीच में फोर्स आएगा। मॉडिफायर्स और कनेक्टिविटी को कट आउट कीजिए। स्पीच हमेशा ऐसे सेंटेंस या वर्ड से शुरू कीजिए जिस पर तुरंत ध्यान, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बात करते हैं 10वें चैप्टर की, फीलिंग एंड एंथुजियाज्म। मतलब ये कि जो लोग फीलिंग के बिना स्पीच देते हैं, सच बोले तो ऑडियंस का टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी स्पीच सुनने में ना बहुत बोरिंग सी लगती है। ऐसी स्पीच पर लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग कुछ देर तो सुनेंगे फिर उठ करके चले जाएंगे। तो ये जो 10वां चैप्टर है, इसमें आप सीखेंगे कि स्पीच को जानदार कैसे बना सकते हैं। हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जो आपको पूरे एंथुजियाज्म और फीलिंग्स के साथ एक बढ़िया स्पीच डिलीवर में हेल्प करेगी। जैसे कि अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चे को बिकते हुए देखने वाली निग्रो मदर्स ने अमेरिका की कुछ गिने चुने और सबसे जानदार स्पीचेस को इंस्पायर किया है। बेशक इन मदर्स को स्पीकिंग की टेक्निक नहीं पता थी और ना ही उन्हें बोलने का तरीका मालूम था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो हर टेक्निक और रीजन से ज्यादा इफेक्टिव था, और वो थी उनके अंदर की फीलिंग जो अपने बच्चों के लिए फील करती थी। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर लोगों को या ऐसे बैंड्स को हायर करती है जो उनकी स्पीच में तालियां बजाते हैं और एंथुजियाज्म बढ़ाते हैं। अब लीडर सही बोल रहा है या गलत, ये तो सुनने वाले पर डिपेंड करता है, मगर इस बात पर कोई डाउट नहीं कि तालियों की आवाज लोगों का एंथुजियाज्म जरूर बढ़ा देती है, उनका उत्साह बढ़ा देती है। जैसे कि न्यूयॉर्क में एक वॉच मैन्युफैक्चरर ने एडवर्टीजमेंट की 2 सीरीज ट्राई की। एक में वर्कमैनशिप, ड्यूरेबिलिटी और वॉच के सुपीरियर स्ट्रक्चर की बात थी, और वहीं दूसरे एड में लिखा था एक वॉच जिस पर आप प्राउड कर सकते हो, जिसका साफ मतलब ये था कि अगर आपके पास ये वाली वॉच है तो आपको एक तरह का प्लेजर और प्राइड फील करना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि कौन से एडवर्टीजमेंट ने ज्यादा कमाई की होगी। ऑफ कोर्स दूसरे वाले ने। तो अपनी स्पीच में फीलिंग लाने का एक तरीका ये भी है कि आप कैरेक्टर में घुस जाइए। आप जो मैसेज देना चाहते हैं, जो पॉइंट रखना चाहते हैं, या फिर जिस पर्पस से आर्ग्यू करना चाहते हो, आप ये सारी चीजें अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। जो बोलना है उस पर इतना यकीन कीजिए कि जब आप बोले तो लोगों को सच लगे। आपकी बात, आपके एक्सप्रेशन और आपकी फीलिंग्स मैच होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट के लिए ऑडियंस में सिंपैथी क्रिएट कीजिए। आपका एंथुसियाज्म रियल लगना चाहिए, तभी वो सामने वाले पर भी असर करेगा। ज्यादातर पब्लिक स्पीचेस में ह्यूमैनिटी के टॉपिक भी होते हैं, जैसे लिटरेचर, मॉडर्न लैंग्वेज, ह्यूमन जियोग्राफी, लॉ और पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्ट्स और हिस्ट्री। तो स्पीकर्स अक्सर अपने पॉइंट रखने के लिए या अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस को शो कराने के लिए इन टॉपिक्स को यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ऑडियंस हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई स्पीकर बगैर किसी फीलिंग के अमेरिकन हिस्ट्री पर स्पीच दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका ध्यान दूसरी चीजों पर चला जाएगा, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप फोकस कैसे करेंगे? तो भला ऐसी स्पीच से क्या फायदा जब लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ही ना मिल पाए? तो एक एवरेज स्पीकर स्पीच देते टाइम थोड़ा शर्माता है, उसकी फीलिंग्स ऑडियंस के सामने खुलकर नहीं आ पाती। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप भी किसी प्रोफेशनल स्पीकर की तरह एक जानदार और शानदार स्पीच दे सकते हैं। एक ऐसी स्पीच जो आपके सुनने वालों को लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ आगे टाइम है इस समरी के कंक्लूजन का। डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब को पढ़कर ना सिर्फ आपके अंदर से पब्लिक स्पीकिंग का डर निकलेगा, बल्कि इसके बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको गाइड करेगी। इस बुक के अच्छे और एफिशिएंट रिजल्ट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे। और अगर आपको खुद पर यकीन है तो बेशक बिना डाउट आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और इसके लिए डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, टिप्स और गाइड यूज करना होगा। इस बुक के हर चैप्टर में दिए गए सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक लेसन है जो आपको मिस नहीं करना है।
जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दीबाजी से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसे आप प्रैक्टिस के साथ ही धीरे धीरे सीख